हाय एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड गुड। सो केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने देखना है कि जो भी हमारे पास फिज़िकल स्टेट्स हैं मैटर की, उनकी इंटर कन्वर्जन किस तरह से होती हैं, इसको हम ग्राफ के ज़रिए समझेंगे। हमारा थर्ड लेक्चर है ये, जिसमें हमने देखना है किस तरह ग्राफ में हमारे पास हीटिंग और कूलिंग कर्व्स आती हैं। सो नोट्स के ज़रिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके दरमियान, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान। अब मैंने आप लोग को इंटरनल एनर्जी पहले भी बताया था कि पूरे सिस्टम की जो ओवरऑल टोटल एनर्जी होती है ना, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और टेम्परेचर के दरमियान, यानी कि जब भी हम टेम्परेचर देते जाएंगे उसके अंदर इंटरनल एनर्जी का क्या रोल होगा। सबसे पहले तो हम सॉलिड लेंगे, व्हेन सॉलिड एट पॉइंट ए। साथ साथ हम डायग्राम देख लेते हैं। कोई भी हमारे पास सॉलिड है, जब उसको हम हीट करेंगे, ये हमारे पास ग्राफ है। ए पॉइंट पे हमारे पास जो मटेरियल है वो है सॉलिड। जब यहाँ पर हमने चीज़ को हीट करना स्टार्ट किया है तो आपको पता है कि इनके आपस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती है जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं। और उनके आपस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, तो क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इट मेल्ट पॉइंट बी। और आपने याद रखना है कि जब फोर्सेस कम होना शुरू हो जाएंगी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर वो शो करवाया गया है कि जब कोई भी मटेरियल को हम हीट कर रहे होंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो मेल्टिंग शो करेगा, उसको हमने कह दिया पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया ना, तो आपने याद रखना है इसके बाद अगर जब हम टेम्परेचर फर्दर दे रहे हैं तो फर्दर वो उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो वाला जो हम हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं। वो जितनी भी हीट उसके बाद हम ऐड करवा रहे हैं एक्स्ट्रा, वो सारी मॉलिक्यूल्स को मेल्ट करने में यूज़ हो जाएगी, बजाय उस सिस्टम के हीट ज़्यादा बढ़ाने के। वो तमाम हीट आगे इस्तेमाल होगी उस सॉलिड को कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करने में। ठीक है, अब वो वाली जो हीट है जहाँ पर हमने कहा है कि कोई भी फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा सिस्टम का, वो उन्होंने पॉइंट दे दिया है बी और सी। यानी बी से सी ऐसा टाइम ड्यूरेशन होगा जहाँ पर सारा सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होगा लिक्विड के अंदर। ठीक है, जहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब जैसे ही सारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास लिक्विड के अंदर, तो फिर से हम टेम्परेचर कंटिन्यूसली दे रहे हैं, तो फिर से अगेन टेम्परेचर सिस्टम का राइज होना स्टार्ट हो जाएगा और अगेन हीट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हुए हैं, वो थोड़े से एक दूसरे के पास पास ही होते हैं, लेकिन जब फर्दर हीट करवा रहे हैं अगेन उनके मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी और वो मॉलिक्यूल्स दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सी से डी हमारे पास ये वो वाला टेम्परेचर है जहाँ पर जो हमारे पास लिक्विड है, अब वो लिक्विड आगे गैस फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने सुना हुआ कि हम वाटर को हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो एक स्टेट ऐसी आती है कि वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब सी से डी पॉइंट पे आके वो जो हमारे पास लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और वो गैस फेज में जाना शुरू हो जाएगा। अब उन्हें पता चल गया है कि ये लिक्विड अब गैस फेज में जाना शुरू हो गया, तो डी से ई ऐसा फेज होगा जहाँ पर फर्दर सिस्टम की हीट इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को वो यूटिलाइज हो जाएगी सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को गैस में कन्वर्ट करने में। और जैसे ही गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, फिर दोबारा सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और वो वेपर्स बन के हवा में जाना शुरू हो जाएंगे। डी ई से एफ ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर निकलकर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखना, व्हेन द सॉलिड सब्सटेंस, यहाँ से हमारे पास सॉलिड की पॉइंट आ जाएगा कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं। ठीक है, सेम यही लाइंस लिखी हुई हैं, आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। अब ये सी से डी बताया हुआ है। ठीक है, सी से डी हमारे पास वो पॉइंट होगा जहाँ पर लिक्विड से अगेन वेपर्स के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। अब
नीचे उन्होंने बताया हुआ है वाटर के लिए केस, ठीक है। इसे आप लोग इस पैराग्राफ में उन्होंने रिवर्स रिएक्शन बताया हुआ है कि जब हम इसी प्रोसेस को रिवर्स करवाएं, यानी कि अभी हम हीटिंग प्रोवाइड कर रहे थे, अगर यही हम कूलिंग का काम करें तो होगा क्या। द सेम ग्राफ इन द फिगर कैन बी स्टडीड इन रिवर्स डायरेक्शन। तो होगा ये कि वापस एफ पॉइंट पे क्या थे, हमारे पास वेपर्स थे। जब हम इनको कूल करना शुरू करेंगे तो ये वेपर्स गैस स्टेट में जाना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा फर्दर कूल करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे के पास आएंगे, उनके आपस की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग होने से उनकी मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो पहले से थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर भी वही रहेंगे जब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे कि कांस्टेंट किस मौके पे होगा। अब अगेन जब लिक्विड स्टेट में जाएंगे, फर्दर कूलिंग करेंगे, तो फर्दर कूलिंग से भी यही काम होगा कि हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा देने से, वो कूलिंग ज़्यादा करने से अगेन मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे। पास आने से क्या होगा, उनकी फोर्सेस भी इंक्रीज़ होंगी और साथ साथ उनकी मूवमेंट भी कम हो जाएगी, और एक स्टेट फिर ऐसी आएगी जहाँ पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास सॉलिड के अंदर। इट इज़ कॉल्ड कूलिंग कर्व। जो रिवर्स में चलेगी उसको कूलिंग कर्व कहेंगे। व्हेन द गैस प्रेजेंट एट द पॉइंट एफ इज़ कूल्ड, इट्स टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब हम कूल करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। एट द पॉइंट ई इट स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। इस पॉइंट पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। एंड इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। याद रखना है कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। अब कंडेंसेशन के अलावा लिक्विफिकेशन भी कहते हैं पॉइंट को। इट रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर एज द बॉइलिंग पॉइंट। जहाँ पर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहा था, यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में उसे ही हम कंडेंसेशन कह देंगे। द टेम्परेचर विल हाउ एवर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं इस टाइम पीरियड में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब सारे गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे। फर्दर कूलिंग विल रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर एज द मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आया था, सेम यहाँ पर उसी तरह से अब लिक्विड से वो क्या होगा, सॉलिड में जाना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी तरह से रिवर्स डायरेक्शन में ये प्रोसेस चलेगा। अब वाटर के लिए भी सेम बता रहे हैं कि जब वाटर को हम हीट करते हैं तो आइस को पिघलती है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और वो जब मेल्ट हो रही होती है उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जब कम्प्लीटली वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फेज में, तो फर्दर अगर उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक स्टेट ऐसा आएगा कि जब वो पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस फेस में, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्ट कितने पे होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और बॉयल होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। एट दिस पॉइंट इट रिमेन कांस्टेंट। जैसे ही आइस कन्वर्ट हो रही हो, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा हमारे पास उसके अंदर, गैस के अंदर, तो उस टाइम पीरियड में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेगा नहीं। और अ कूलिंग कर्व फॉर वाटर विल शो द टेम्परेचर ऑफ स्टीम डिक्रीजिंग अंटिल इट रीच 100। सेम रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस चलेगा कि अगर वाटर को हम उसकी डायरेक्शन रिवर्स करना चाहते हैं तो स्टीम से, भाप से, स्टीम कहते हैं भाप को, भाप से यानी गैस फेस। अब गैस फेस से उसको नीचे लिक्विड में लाना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे नीचे आ जाएगा। फर्दर उसको हमने सॉलिड फेस में लेके जाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड स्टेट में भी चला जाएगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास टर्म दी हुई है इवेपोरेशन और बॉइलिंग की। इवेपोरेशन ऐसा फिनोमिना है जब किसी भी कंटेनर को हम ओपन रखते हैं तो एक स्टेट ऐसी आती है कि उस ओपन कंटेनर के अंदर से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंटेनर में से गैस की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों निकलते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और उनके अंदर एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है।
अब जैसे ही हम किसी भी सिस्टम को टेम्परेचर दें तो ज़रूरी नहीं है हर मॉलिक्यूल सेम एनर्जी ही खुद के अंदर एब्जॉर्ब करे। सम टाइम ये भी होता है कि कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ कम अमाउंट को। अब जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनके अंदर ज़्यादा मूवमेंट होगी, ज़्यादा कोलाइजन्स होंगी, तो चांसेस भी उनके बाहर इवेपोरेट होने के ज़्यादा होंगे। तो सिंपल हम यही कहते हैं कि व्हेन वाटर इज़ टेकन इन ओपन कंटेनर एट नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर, कि जितना हमारे इन्वायरमेंट का प्रेशर है उतने प्रेशर पे हम किसी ओपन खुले बर्तन में लेते हैं, वेपर स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट्स सरफेस साइलेंटली एंड स्टेटली, कि वहाँ से जो वाटर के वेपर्स हैं वो सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाएंगे सीधे। इट इज़ शोन बाय डिक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन द ओपन कंटेनर। आहिस्ता आहिस्ता में फील होगा कि वाटर के सरफेस का जो लेवल था वो पहले से कम हो रहा है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन एंड इट इज़ नोन टू अकर एट ऑल टेम्परेचर। याद रखना इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे हो सकती है। जैसे हम कपड़ों को हम सर्दियों में भी ड्राई करने के लिए डालते हैं और गर्मियों में भी, और दोनों कंडीशंस में ही कपड़े ड्राई होते हैं। बस फ़र्क ये है कि गर्मियों में बहुत जल्दी फास्टली वो ड्राई हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में टाइम लेते हैं। यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस दोनों टेम्परेचर में ही होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि किस टेम्परेचर में ज़्यादा हो सकता है, तो हम ये कहेंगे कि जब हम ज़्यादा किसी भी सिस्टम को टेम्परेचर देंगे वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जब कम देंगे तो वहाँ पर इवेपोरेशन कम होगी। अब बॉइलिंग जो हमारे पास है, ये फिनोमिना पहले भी पढ़ा है कि अगर हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को हीट करें और एक स्टेट ऐसी आएगी कि उसका जो सिस्टम का प्रेशर है उसके एटमॉस्फेरिक यानी कि बाहर वाले इन्वायरमेंट के प्रेशर की इक्वल हो जाए, तो वहाँ पर उस सिस्टम में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉइलिंग कहते होते हैं कि हमारे पास लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना गैस फेस में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको आगे फर्दर टॉपिक समझाऊंगी। थैंक यू।